साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूं एक नए बिंदु, एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है संधि। हालांकि पिछली कक्षा में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संधि शब्द का अर्थ क्या है, संधि शब्द का विलोम क्या होता है, उसकी परिभाषा तथा संधि के प्रकारों पर बात की थी। सबको विदित है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन व्याकरणों ने संधि के 3 प्रकार ही क्यों माने, संक्षिप्त में इस पर भी हम बात करेंगे। परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि संधि में वर्णों का मेल होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मेल से जो बदलाव या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कि संधि में 2 पद जुड़ते हैं, एक तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ये तो प्रथम पद हुआ और ये हुआ द्वितीय पद। द्वितीय पद इसको परुपद बोलते हैं, इसको उत्तर या परपद बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच ये दोनों वर्ण आपस में क्या है, मेल करते हैं, और इनके मेल से जो बदलाव, जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव या जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या है, हम संधि कहेंगे। अब बात आती है कि किन वर्णों में मेल होगा और किन वर्णों में बदलाव होगा। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में क्या है, 2 भेद है। तो इन मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में भी बताया था कि जब ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर का मेल, ध्वनियों के साथ क्या, स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। स्वर गिनती में कितने, 11 है, और 11 स्वरों के साथ जब 11 स्वर मिलेंगे तो क्या है, संधि का पहला प्रकार बनेगा स्वर संधि, यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। और पहला प्रकार हमारे समक्ष आएगा कि इसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। पहला प्रकार बना संधि का। व्याकरणों ने, जो व्याकरण करता थे, उन्होंने पहला प्रकार स्वर संधि का माना था कि स्वर के साथ स्वर मिलेगा, यानी कि 11 स्वर होंगे, जो 11 स्वर के साथ मिलाप करेंगे उसे क्या है, स्वर संधि हम कहेंगे। अब दूसरा है कि जब स्वर के साथ व्यंजन का मेल होगा। स्वर के साथ क्या है, व्यंजन का, स्वर के साथ व्यंजन, ध्वनियों में स्वर के साथ व्यंजन का मेल होगा, और जब व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा और जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा, यानी कि स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो गया, अब व्यंजन का क्या है, स्वर के साथ मेल होगा, और उसके बाद व्यंजन का एक बार व्यंजन से मिलाप होगा, व्यंजन से मिलाप होगा, इसको बोलते हैं व्यंजन संधि। इसको व्याकरणकर्ता ने, जो व्याकरणों ने क्या बोला है, व्यंजन संधि के नाम से संबोधित किया। स्वर यानी 11 स्वर 33 व्यंजनों के साथ मिलेंगे, फिर 33 व्यंजन 11 स्वरों के साथ मिलाप करेंगे, और फिर 33 व्यंजन 33 व्यंजनों के साथ क्या है, मिलाप करेंगे, और उनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या है, व्यंजन संधि कहा गया। उसके बाद बात आती है विसर्ग संधि की। जब विसर्ग, एक बार तो स्वर के साथ मिलाप करेंगे और एक बार क्या है, विसर्ग व्यंजन के साथ मिलाप करेंगे, उसको क्या है, विसर्ग संधि का नाम दिया गया। क्या कहा गया इसे, विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार ही क्यों बने, मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्वर के साथ स्वर का मेल, यानी 11 स्वर 11 स्वरों के साथ मिलाप करेंगे, फिर 11 स्वर 33 व्यंजनों के साथ मिलाप करेंगे, फिर 33 व्यंजन 11 स्वरों के साथ, और 33 व्यंजन 33 व्यंजनों के साथ। विसर्ग 11 स्वरों के साथ मिलाप करेगा, और विसर्ग फिर 33 व्यंजनों के साथ मिलाप करेंगे। तो उस हिसाब से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हिंदी में 3 प्रकार बने संधि के। तो आप लोगों को बात यह समझ आई होगी कि यह 3 ही संधि के प्रकार क्यों है हिंदी में। अब हम आगे बात करेंगे
अब हम बात करते हैं पहला प्रकार स्वर संधि पर। संधि का जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो विकार होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर मैं यहां परिभाषा लिखता हूं कि स्वर के साथ स्वर का मेल या योग होने से जो बदलाव या विकार होगा उसे क्या स्वर संधि कहेंगे। हिंदी में कुल 11 स्वर है, यानी कि कुल 11 स्वर के साथ कुल 11 स्वर जुड़ेंगे। 11 स्वर के साथ 11 स्वरों का मिलाप होगा या योग होगा। हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 5 प्रकार क्यों बने। जिस प्रकार हिंदी में संधि के 3 प्रकार क्यों हुए उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब यह बात पता चलेगी आप लोगों को कि हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 प्रकार क्यों हैं। 5 प्रकार है दीर्घ, यहां लिख देता हूं कि स्वर संधि के 5 प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादी संधि। यह 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। कितने प्रकार हैं? यह 5 प्रकार। अब बताओ, देखो, जैसे मैंने अभी बताया है कि स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। स्वरों की संख्या कितनी है? ए, आ, ई, उ, री। ये लघु री है। जो दीर्घ री है वह क्या संस्कृत में चलती है। हिंदी में केवल एक री का प्रयोग होता है, वह क्या है? छोटी लघु री। ए, आई, ओ, औ। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यह 11 स्वर है। मैंने पहले बता दिया कि 11 स्वरों के साथ क्या है? 11 स्वरों का मिलाप होगा। इनके साथ, यानी कि प्रत्येक 11 स्वर के साथ जुड़ेंगे। बात समझ आई कि प्रत्येक 11 स्वर के साथ जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखिए, पहला स्वर संधि का प्रकार दीर्घ स्वर संधि है। किस प्रकार बना? ए, आ जो है वह अपने ही सजातीय स्वर ए, आ के साथ जुड़े। ई अपने ही सजातीय स्वर के ई के साथ जुड़े। उ अपने ही सजातीय स्वर उ के साथ जुड़े। री, मैंने अभी बताया है कि संस्कृत में दीर्घ री होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता। अब री के साथ दीर्घ री तो बनेगा नहीं, क्योंकि चलता नहीं, इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे। अब देखिए, ए, आ के साथ क्या है? ए, आ का मिलाप होगा, तो परिणाम क्या आया? आ आया, यानी कि बड़ा जो आ है या आ बना। ए, आ के साथ ए, आ का योग हुआ तो आ परिणाम आया। उसके बाद ई के साथ ई और ई जुड़ा तो परिणाम आया दीर्घ ई। ओ के साथ जुड़ा तो परिणाम आया दीर्घ ओ। तभी ये बना दीर्घ स्वर संधि। यानी कि परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम दीर्घ ही आ रहा है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, तो क्या है? इसे कहे, व्याकरणों ने कहा दीर्घ स्वर संधि। क्या कहा? दीर्घ स्वर संधि कहा था। मैं अभी उदाहरणों पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं आप लोगों को कि यह 5 नाम कैसे पड़े संधि में। आ, ई, ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर आ रहे हैं, इसलिए क्या है? इनको दीर्घ स्वर संधि कहा गया। अब देखो, गुण संधि, हमने एक एक बार इनका मिलाप करा दिया। ए का मिलाप आ के साथ करवा दिया, आ का मिलाप ए के साथ करवा दिया।
ई का मिलाप ई के साथ करवा दिया और ई का ई के साथ, ई का दीर्घ ई का दीर्घ ई से भी करवा दिया, लघु ऊ का लघु ऊ के साथ, बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ, फिर छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ और बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ आपस में मिलाप करवा दिया। यानी एक स्वर अपने ही स्वर के साथ 4 बार मिलाप करेगा। एक बार इधर करेगा, एक बार उधर करेगा, फिर दोनों बड़े करेंगे, फिर दोनों छोटे करेंगे, इस प्रकार 4 बार मिलाप होगा। यहां ऊ तक हम क्या मिलाप करेंगे, यहां तक का मिलाप क्या है, हो चुका है। अब बात आती है गुण संधि की, कि गुण संधि कैसे बनी। देखिए अब हम ए आ का मिलाप क्या है, ई और ई से करवाएंगे, फिर ए आ का मिलाप ऊ और ऊ से करवाएंगे। अब ए और आ का मिलाप एक एक बार अपने अपने साथ हो गया। अब ए आ का मिलाप छोटी ई और बड़ी ई से होगा, छोटी ई और बड़ी ई से करवाया। फिर ए आ का मिलाप ऊ और बड़े ऊ से करवाया, फिर ए आ का मिलाप री से करवाया। तो इन सब का मिलाप होने से, योग होने से हमें क्या प्राप्त हुआ, जब पहली बार ई और ई, ए और ई का मिलाप कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। ए आ का मिलाप योग ऊ से करवाया तो क्या है, ओ बना। ए आ का मिलाप री से करवाया तो क्या बना, अर बना। तो यह ए ओ और अर क्या कहलाए, गुण स्वर कहलाए। इनको क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। बात समझ आई। अब देख लीजिए यहां पर ई और ई, ए आ का मिलाप जब ई और ई से होता है तो ए बनता है, ए आ का मिलाप ऊ और ऊ से होता है तो ओ बनता है, ए आ का मिलाप जब री से होता है तो अर बनता है। हमारे समक्ष एक नया शब्द या के वर्ण प्राप्त हुआ है, अर। ठीक है, और ये अर जब भी व्यंजन में लिखा जाएगा तो उसमें से ए यानी कि स्वर को निकालकर हम हलंत का प्रयोग करेंगे व्यंजनों में। ये बात ध्यान देने योग्य है। अब हमारे समक्ष दीर्घ स्वर संधि आ गई, गुण संधि आ गई। अब 3 रह गए हैं, वृद्धि संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए वृद्धि स्वर, अब हमने ए आ का मिलाप करवा दिया, ई का मिलाप करवा दिया, ऊ का मिलाप करवा दिया। अब ए आ का एक बार ई के साथ हो गया, ए आ का ऊ के साथ हो गया, बड़े ऊ के साथ, ए आ का री के साथ हो गया। अब बचे ए आई ओ औ। अब हम करवाएंगे ए आ का मिलाप ए और आ का मिलाप ए और आई से, ए और आई के साथ। फिर ए आ का मिलाप होगा ओ और औ के साथ, ए आ का मिलाप ओ और औ के साथ। तो इन सब का मिलाप होने से परिणाम क्या प्राप्त हुआ, ए आ जब ए आई से मिलते हैं तो क्या है, आई बनता है, 2 मात्राओं वाला आई। ए आ जब ओ औ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, औ वृद्धि स्वर बनता है, वृद्धि स्वर बनता है। इसको कहते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। बात समझ में आई कि ए आ का योग जब ए और आई से होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ए आ का योग जब ओ और औ से होगा तो औ बनेगा। यहां देखो ए आ का मिला, हमने ई और ई से करवा दिया, ऊ और ऊ से करवा दिया, री से करवा दिया। ये गुण स्वर संधि में हमने देख लिया। अब इस ए आ का योग मिलाप क्या है, हम ए आई ओ औ से करवाएंगे तो परिणाम क्या आ रहा है, ए आई और औ आ रहा है, इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि है। अब बात आती है यण संधि की। 1 2 3 हमारे समक्ष संधि के प्रकार आ गए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो हमने एक एक बार ए का मिलाप सबके साथ करवा दिया है, ई ऊ री ए आई ओ औ, इन सब के साथ क्या है, यानी कि बचे जो 9 स्वर थे ए आ के बाद, उन सब से क्या है, ए आ का मिलाप हो गया है या योग हो चुका है। अब करते हैं बात यण संधि पर। देखिए अब ए आ के बाद आएंगे ये 2 वर्ण ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री, ये ई ऊ और री। मैंने अभी बताया ए आ का मिलाप सभी स्वरों के साथ हो चुका है। ई के साथ हो गया, ये देखिए ए आ का अपने ए आ के साथ हो गया, फिर ए आ का ई के साथ, ई का हो गया अपने के साथ, ऊ का अपने साथ हो गया, फिर ए आ का
ई के साथ हो गया, फिर ए आ का ऊ के साथ हो गया, फिर ए आ का री के साथ हो गया, फिर ए आ का ए आई के साथ हो गया, फिर ए आ का ओ और औ के साथ हो गया। यानी ए आ का मिलाप अपने सभी स्वरों के साथ हो चुका है। और अब बात आती है कौन से हमारे पास स्वर बचे हैं, ई ऊ री ए आई, यानी इसके बाद वाले स्वर क्या है, जो 9 स्वर हैं हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब ई ई ई और उसके बाद ऊ और उसके बाद री, ये 1 2 3 4 5 स्वर हमारे पास बच गए हैं। जब ई का योग अन्य असमान स्वरों के साथ हो गया, अन्य क्या है, असमान स्वर के साथ होगा, तो क्या होगा, तो ई का क्या बन जाएगा, यह बनेगा। ई और ई का क्या है, यह बन जाएगा, और इसकी मात्रा, अन्य स्वरों की मात्रा क्या है, आगे लग जाएगी। ठीक है, मात्रा कैसे लगेगी, मान लीजिए यह है, यह के बाद कोई भी स्वर है, मान लीजिए री है, तो मात्रा क्या है, यह का ये लिखा जाएगा और री का री आ जाएगा, तो ये मात्रा इस प्रकार लगेगी। तो मैं आगे उदाहरणों से आप लोगों को समझाऊंगा। अब ई का ये और उसके बाद ऊ और ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, अन्य असमान स्वर, असमान स्वर यानी विजातीय स्वर आए। अगर समान स्वर हो गया, मान लीजिए ई के बाद ई आ गया, वो तो हमने पढ़ लिया दीर्घ स्वर संधि में, ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ ई ही बनेगा। लेकिन अन्य इनको छोड़कर अन्य कोई भी असमान स्वर आए तो क्या है, ऊ का वह बन जाएगा, और उसके बाद क्या है, आगे मात्रा लग जाएगी। फिर क्या बचा, री बचा हमारे पास। अब री के बाद अन्य कोई भी असमान स्वर, अन्य असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो री का क्या है, र बन जाएगा और उसकी मात्रा लग जाएगी। यह प्रकार है यण संधि का। किसका प्रकार है, यण संधि का। यण संधि का ये प्रकार हो गया है। बात समझ आ रही है ना। ई देखिए, मैंने आप लोगों को समान जो सजातीय स्वर हैं उनका मिलाप करवा दिया एक एक बार। उसके बाद ए आ का मिलाप ई के साथ हो गया, ऊ के साथ हो गया, री के साथ हो गया, फिर ए आ का मिलाप ए आई ओ के साथ हो गया। अब है हमारे पास बचे थे ई ऊ री, यानी कि ये 5 स्वर बचे थे। अब 5 स्वरों का जब हम मिलाप कराते हैं तो ई के बाद यह प्राप्त हुआ और उसके बाद मात्रा लगानी है अन्य असमान स्वर की। ऊ के बाद वह बनेगा और अन्य असमान स्वर की मात्रा लगेगी। री के बाद री का रे बनेगा और अन्य असमान स्वर की मात्रा यहां पर लगेगी। अब बात आती है अयादी संधि की। क्या बात आती है, अयादी संधि की। अब हमारे समक्ष ए आई ओ औ यह 4 स्वर मौजूद है। ए आई ओ औ। पहले मैं लिखता हूं ए स्वर, क्या लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखिए यहां क्या है, लिख देते हैं ए आई ओ और औ। ए आई ओ औ यह 4 स्वर हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। अब इन पर बात करते हैं। ये बच्चे जो 4 स्वर हैं उनका है क्या है, स्वरों के साथ योग करवाएंगे। देखिए ए के बाद कोई भी, ए के बाद क्या है, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर आए, ए के बाद क्या है, कोई भी स्वर आए। अगर कोई भी स्वर आएगा तो ए का क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बन जाएगा, अय बनेगा। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो अय बनेगा, और आई के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा, अय बनेगा। और ओ के बाद कोई भी स्वर आए, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। और औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो क्या है, आओ बनेगा। और इन स्वरों की क्या है, आगे मात्रा लगाएंगे हम। क्या लग जाएगी,
मात्रा लग जाएगी। आगे क्या है, मात्रा हम लगाएंगे। अब बात करते हैं कि ए के बाद अय ही क्यों बनेगा, अय कैसे बना, देखो इस ए के बाद कोई भी स्वर आए तो अय होगा, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो आय होगा, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो अव होगा, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो आव होगा। अब इनका योग होने पर जो ये परिणाम प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अयादि संधि। अय आदि संधि, अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार हमारे पास आ गए हैं। अयादि संधि, लास्ट संधि थी अयादि संधि, यानी अय आदि स्वर संधि। ठीक है, तो ये था सारा का सारा विवरण स्वर संधि का, इनके 5 प्रकार कैसे बने मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, ए आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। और ए आ का ए आ के साथ योग हुआ तो आ बना, फिर ई का ई के साथ योग हुआ तो ई बना, और उ का उ के साथ योग हुआ तो दीर्घ ओ बना। इसलिए इनको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि परिणाम में हमें क्या है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ प्राप्त हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि इसको कहेंगे। और उसके बाद ए आ के बाद ई ए आ के बाद उ ए आ के बाद रे प्राप्त होता है। परिणाम में ए ओ अर, यानी ये गुण स्वर प्राप्त होते हैं, तो इनको क्या है, गुण स्वर संधि कहा गया। उसके बाद ए आ के बाद ए आ के बाद बचे जो ओ औ जो स्वर है वो आते हैं, तो एक स्वर की वृद्धि हो जाती है, इनको वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। फिर आता है यण संधि के बारे में। ई का यह हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और अन्य असमान स्वर आए, यानी ई के बाद कुल 9 स्वर बचे, 9 स्वर आएंगे। क्या है, कुल उ के बाद कुल बचे 9 स्वर आएंगे। उ नहीं आएगा, उसके बाद अन्य जो 9 स्वर बचते हैं वो आ जाए, तो क्या है, यह उ का वह बन जाएगा, और इनको री के बाद रह बन जाएगा, इसलिए इनको यण संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यण संधि। और अयादि संधि के बारे में बता दिया, ये वाले 4 स्वर के क्या बाद में प्रयुक्त हुए, और कोई भी असमान स्वर आ जाए, ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, और औ का आव हो जाता है, तो उसके बाद बचे हुए स्वरों की क्या है, आगे मात्रा लग जाती है। दूसरे पद में जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा क्या है, लगा देंगे, तो इनको अयादि स्वर संधि हम कहते हैं। अब बात आती है कि इनको ये जो संधि है अय, इनको अय ही क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि गुण स्वर संधि में जब ए और आ का ई और ई के साथ योग करवाएंगे तो क्या है, ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम ए और ई के साथ योग करवाएंगे तो क्या है, ए प्राप्त होता है। अब ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या बना, कंठ तालु बना। क्या बना, कंठ और तालु बना, इस ए का उच्चारण। अब वापस हमने यहां पर क्या लिख दिया है, कंठ का ए प्रयुक्त किया। यण संधि में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये तो आ गया इसमें, और उसके बाद यण संधि में ई का क्या बना, यह बन गया, और यहाँ पर क्या है, यह प्रयुक्त हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह हमारे समक्ष आ जाएगा, इसलिए यह अय बना था। क्या बना था, अय वाला। समझ गए आप लोग। तो यह था संधि के बारे में। मैं इसको आप लोगों को एक सूत्र में बता देता हूं सारा का सारा, तो जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी स्वर संधि को समझने की। आगे हम दूसरी वीडियो में इनके उदाहरणों पर बात करेंगे, कैसे उदाहरणों से क्या है समझ, उदाहरणों से और ज्यादा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। एक सारणी में पूरा का पूरा मैं स्वर संधि को क्या है
तो इससे सूत्रों को याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो, पहला प्रकार है ए और आ का योग, ए और आ के साथ हुआ, तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ? आ प्राप्त हुआ। देखो, अब देखिए, अब ई और ई का मेल ई और ई के साथ हुआ, तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ? उसके बाद ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ का मेल हुआ, तो परिणाम प्राप्त हुआ। देखो, इसको कहते हैं दीर्घ संधि। क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। ये पहला प्रकार है संधि। क्या है? पहला प्रकार है। ये संधि का क्या है? पहला प्रकार हमारे समक्ष है। अब देखिए, पहला प्रकार। अब बात आती है दूसरे प्रकार का। देखो, अब ए आ का योग क्या है? ई छोटी और बड़ी ई के साथ करवाएंगे। ए आ का योग, ए आ का योग ई और छोटी ई के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ? ए आ का योग जब ई और ई से करवाएंगे तो ए मिलता है। अब ए आ का योग ए और आ का योग ऊ और ऊ के साथ करवाएंगे तो ओ बनेगा। जब ए और आ का योग री के साथ होगा तो क्या है? अर बनेगा। इसको कहते हैं, ए और आ के का योग री के साथ होगा तो क्या है? अर बनेगा। तो इसको कहते हैं गुण संधि। क्या कहते हैं? गुण संधि। ये दूसरा प्रकार है संधि का, स्वर संधि का। क्या है? दूसरा प्रकार है स्वर संधि का। अब देखिए, अब हमने ए आ का योग ई ई ऊ री के साथ करवा दिया। अब ए आ का योग क्या है? ए आई और ओ औ के साथ करवाएंगे। तीसरा प्रकार, ए और आ का योग ए और आई के साथ करवाएंगे तो आई बनेगा। अब ए और आ का योग ओ और औ के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसको कहते हैं तीसरे प्रकार के रूप में वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। संधि के बाद अब क्या है? तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि का। अब है चौथा प्रकार। अब हमने यहां तक क्या है? ए आ का योग ओ औ के साथ करवा दिया है। अब दूसरा योग आएगा ई ई का। अब ई ई का योग किसके साथ हो गया? अन्य असमान स्वरों के साथ। अन्य असमान स्वर के साथ, तो क्या बनेगा? अन्य असमान स्वर के साथ योग हुआ तो बनेगा ई का यह बन जाएगा। और अब ऊ और ऊ का योग, ऊ और ऊ का योग अन्य असमान स्वर के साथ, असमान स्वर के साथ, तो क्या बनेगा? ऊ और ऊ का वह बन जाएगा। और जब री का योग है अन्य असमान स्वर के साथ, अन्य असमान स्वर के साथ होगा तो क्या बनेगा? री का रह हो जाता है। इसको कहते हैं यण संधि। क्या बोलते हैं? यण संधि हम कहेंगे। अब हमने यहां तक के योग क्या है? पढ़ लिए हैं री तक। अब बचे ए आई ओ औ। तो पांचवा प्रकार है संधि का। अब ए आई ओ औ। अब ए का योग हम अन्य स्वर के साथ, अन्य स्वर के साथ करवाएंगे।
यहाँ पर 9 स्वरों के साथ करवाया था। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी स्वर होगा, क्या है, ए के साथ कोई भी स्वर हो जाए, कोई भी स्वर लिख देते हैं यहाँ पर, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ए से क्या बन जाएगा, आई बनेगा। आई के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो बनेगा आई बनेगा। ओ के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो बनेगा औ बनेगा। और औ के साथ कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो बनेगा आव बनेगा। तो यह है स्वर संधि का 5वां प्रकार है। कौन सा प्रकार है, 5वां, अयादी, आदि संधि। यानी कि परिणाम में जब ए का योग कोई भी स्वर के साथ हो तो परिणाम में आई प्राप्त हो, जब आई के साथ कोई भी स्वर का योग हो तो परिणाम में आई प्राप्त हो, ओ के साथ कोई भी स्वर का योग हो तो परिणाम में औ प्राप्त हो, और औ के साथ कोई भी योग हो तो परिणाम में आव प्राप्त हो, आव प्राप्त हो। तो इसको क्या है, अय आदि संधि, यानी अय जो नीचे आदि लिखे हुए हैं, आय अव आव, तो उसको बोलते हैं अयादि संधि, अयादि संधि कहेंगे। तो ये सारणी है संधि की, आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैंने ये पूरा जो विवरण है स्वर संधि का लिख दिया है, और याद करने में भी आसानी होगी कि स्वर संधि के कुल 5 प्रकार कैसे बने, क्योंकि स्वर 11 होते हैं, 11 स्वरों के साथ 11 स्वरों का मेल होगा, किस प्रकार होगा वो पूरा का पूरा विवरण मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।